Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. As you know, we have started 20 days, 20 topic series on our YouTube channel Start Smart with Sonia ma'am, and today is day 17. 3 days are left for the completion of this series. And yes, today we will do the important question of the chapter electrochemistry. Okay, so yes, we have covered up some important chapter from this chapter yesterday. एंड आज भी हम इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो बता देती हूँ। जैसे एक हम कवर अप करेंगे मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और ये ग्राफ। सेकंड जो हम कवर अप करने वाले हैं वो हम कोलार्ज लॉ पर न्यूमेरिकल्स किस तरीके से होंगे। और थर्ड जो हम इसमें टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो होगा आर्हेनियस इक्वेशन, है ना। कल हम आर्हेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, तो एक हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए हमने ये 3 टारगेट हैं, हमने ये 3 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लेने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमें ये ग्राफ गिवन है, यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको। यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो दिया हुआ है ना एसिटिक एसिड, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl। कई बार यहाँ A और B लिखा होगा और आपको नहीं गिवन होगा। आपको बताना है इस ग्राफ में A क्या है, B क्या है। ठीक है, A किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, B किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ग्राफ किसके बीच में है, मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ये ग्राफ है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया होगा स्पेसिफिक और मोलर कंडक्टिविटी का। ठीक है, आपको पता होगा कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वो तो डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन पर। ठीक है, या बोलो नंबर ऑफ आयंस पर। कहने का मतलब कि अगर कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन में हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है कि अगर हम सोल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होएगी। ठीक है, ज़्यादा आयंस होंगे ज़्यादा कंडक्ट करेंगे। जबकि दूसरी हम बात करें वो क्या है, वो है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी जो है वो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगी। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एक्चुअल में मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है कंडक्टिविटी ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टिविटी है उसे हम मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। सपोज पहले हमारे पास जो वॉल्यूम था वो हमने 5 ml ले रखा था वॉल्यूम, और उसमें हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स डाल रखे थे, कुछ आयंस डाल रखे थे। अब हमने वॉल्यूम वो 10 ml कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया हमने, और हमने आयंस उतने ही रखे हैं। तो मतलब आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अब मतलब कहने का कि सोल्यूशन में जो आयंस है ना 1 मोल में, वो एक तरह से इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, एक जो स्पेसिफिक वॉल्यूम था, वॉल्यूम बढ़ गया तो एक तरह से आयंस को क्या मिल गया, स्पेस मिल गया। एक तरह से काफ़ी सारे आयंस हो गए ना, वहाँ पे आयंस हमने सेम रखे हैं। ठीक है, समझ रहे हो। एक तरह से वॉल्यूम में जो आयंस हैं वो क्या हो गए, कम हो गए। पहले तो वो 5 ml में, सपोज में यहाँ 5 ml में 5 आयन थे, अब 10 ml में 5 आयन है ना। तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, आयंस एक तरह से कम है। तो एक तरह से मैं ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या है, वो वॉल्यूम डोमिनेटिंग है। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करने वाले हैं तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करने वाली है। ठीक है, ये चीज़ आपको इतनी पता थी। तो अभी हमारे पास क्या है, हमें ये ग्राफ गिवन है। हमें क्या करना है, हमें इस ग्राफ से पता करना है कि जो हमारा ग्राफ है इसमें A और B क्या है, या ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। तो ये जो ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ है। इसमें आप देखिए, यहाँ से आपको पता चलेगा कि अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले KCl की, अगर हम सिंपल स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करें, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की कापा की, तो वो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के केसेस में बढ़ती है अगर हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है। जबकि मोलर कंडक्टिविटी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट है। अब यहाँ देखिए KCl में ये कॉन्सेंट्रेशन इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का रूट लिया हुआ है। जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, मतलब यहाँ पे कुछ ज़ीरो है, इस पोजीशन पे ज़ीरो है। ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन को हम बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, फिर यहाँ पे कुछ 1, यहाँ पे कुछ 2, 3, इस तरीके से रहेगी। तो कॉन्सेंट्रेशन इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे हो गई 0। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये ग्राफ देखिए, कॉन्सेंट्रेशन जब डिक्रीज हो रही है तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर इस ग्राफ को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें इस तरीके से, तो देखिए लाइन को टच कर गया। यहाँ पे ये जो लाइन को टच किया है ना,
ये किस पे किया है, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी है हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से, ग्राफ को एक्सटेंड करके। ठीक है, ग्राफ को हम क्या करके, एक्सटेंड करके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम मोलर कंडक्टिविटी की डेल एम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू। ठीक है, जबकि अब दूसरा केस क्या है, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जो दूसरा ग्राफ है ये वाला सेकंड वाला, जो कि हमें गिवन है एसिटिक एसिड के लिए CH3COOH। इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो इसको अगर हम ऐसे इंक्रीज करेंगे, अगर हम इसे एक्सटेंड करना चाहें, मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ ऊपर तक, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये डेल एम ज़ीरो पे तो इससे कोई वैल्यू नहीं आई। मतलब अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट से केस में बात करें तो इसकी हम जो मोलर कंडक्टिविटी है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, किस पर, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। जो मैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम इस ग्राफ के थ्रू ग्राफ को एक्सटेंड करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड ही, कि जब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच कर रही है ज़ीरो पर, तो अब जो हम मोलर कंडक्टिविटी होगी ना उसको हम लिखेंगे डेल नोट एम। इसको बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जब मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू किस पर, ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पर हो या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हो। तो एक तरह से मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पर, वो KCl के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ को एक्सटेंड करके, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ग्राफ को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पे फाइंड आउट नहीं होगी। ठीक है, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको हम फाइंड आउट करते हैं कोलार्श लॉ से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपको ग्राफ से वैल्यू पता चल जाएगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप कहाँ से करेंगे, कोलार्श लॉ से। कोलार्श लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है डेल नोट एम है इलेक्ट्रोलाइट की, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी उसकी इंडिविजुअल कटायन और अनायन के कंट्रीब्यूशन पे। जैसे कि अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं NaCl, मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी कटायन की जो कंडक्टिविटी है प्लस जो इंडिविजुअल कंडक्टिविटी है किसकी, अनायन की, Cl नेगेटिव। इन दोनों का सम करेंगे तो हमें जो कंडक्टिविटी मिलेगी वो हमें मिल जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो कोलार्श लॉ के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब इसमें कुछ मैंने एक क्वेश्चन लिया है कोलार्श लॉ से पर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl HCl NaC, इसका मतलब होता है सोडियम एसीटेट आर। आपको तीनों की गिवन है। NaCl के लिए गिवन है डेल नोट एम NaCl, इसका मतलब क्या होगा कि ये है बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन, जो कि गिवन है 126.4। सिमिलरली HCl के लिए गिवन है, जो कि गिवन है 1425.9, और सोडियम एसीटेट के लिए भी गिवन है, जो कि गिवन है, सोडियम एसीटेट होता है ये CH3, एक सेकेंड पेन नहीं चल रहा, देखिए सोडियम एसीटेट होता है CH3COONA। ठीक है, इसके लिए भी गिवन है कितनी, 91.0। ओके, ये हमें तीन कंडक्टिविटीज़ गिवन है। हमें निकालनी किसके लिए, हमें निकालनी एसिटिक एसिड के लिए, जो कि होता है CH3COOH। हमें इसके लिए फाइंड आउट करनी है। तीन सॉल्ट्स के NaCl HCl और ये हमें तीन गिवन है। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो इजी ट्रिक जो मैं आपको बताती हूँ, आपको क्या करना है, इजी, सबसे इजी मेथड, आपको देखना है ऐसे दो को जिनमें कोई भी आयन सेम नहीं है, ऐसे दो जिनमें कोई भी आयन सेम नहीं है उनको आप करोगे ऐड और तीसरे वाले को करोगे आप माइनस। ओके, ऐसे दो जिनमें कोई भी आयन सेम नहीं है उनको आप ऐड करोगे, तीसरे वाले को माइनस करोगे। उससे पहले आपको ये चीज़ भी देख लेना है किसी में कोई बैलेंस्ड है ना, टू आयंस आ जाते हैं कभी डिसोशिएट करने के बाद, तो यहाँ पे सब में जैसे यहाँ पे H पॉजिटिव आएगा Cl नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव,
यहाँ पे एसीटेट आयन मतलब CH3COO नेगेटिव आएगा और Na पॉजिटिव आएगा। तो सब सिंगल सिंगल ही आयन्स है, तो कोई इशू नहीं का। तो सबसे पहला आपने क्या देखना है, इसमें जो दो बिल्कुल अलग हैं जिनमें कोई भी आयन मैच नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे कि मैं एक बार इसको रब करती हूँ, 1 मिनट। जैसे कि हम सबसे पहला अगर लें NaCl और एक दिया आपको HCl और एक आपको दिया है सोडियम एसीटेट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए अगर NaCl और HCl की बात की जाए तो यहाँ पे Cl जो है दोनों में वो कॉमन आयन है, ये नहीं हो ऐड होंगे। फिर अगर हम NaCl और सोडियम एसीटेट को देखें तो इस यहाँ पे अलग अलग आयन्स हैं, नहीं यहाँ पे देखिए सोडियम सेम हो गया, यहाँ Na पॉजिटिव है, यहाँ पे भी Na पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं होंगे, है ना। अगर हम सोडियम एसीटेट और HCl की बात करें तो यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल सेम है, H पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, और ये मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट आयन्स हैं। तो हमें क्या करना है, HCl की कंडक्टिविटी 425.9 और सोडियम एसीटेट की कंडक्टिविटी 91.05, इन दोनों को आप कर लोगे 91 इन दोनों को तो आप कर लेंगे ऐड, और जो तीसरा रह गया जो कम्प्लीटली डिफरेंट है उसको क्या कर देंगे उसमें से माइनस, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको आपने ऐड किया 425.9 प्लस 91, उसमें से आप माइनस कर देंगे NaCl की कितनी है 126.4, आपका आंसर कुछ आ जाएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया, आप खुद भी देख सकते हैं। इन दोनों को आपने ऐड किया, ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज, इन दोनों को आपने ऐड किया तो 4 आयन्स आ गए, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एसीटेट आयन रहने। अब इसमें से इसको माइनस कर मतलब Na से Na कैंसिल हो गया, Cl से Cl कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये बचा ना CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, यही हमें चाहिए था। तो हमें ये मोलर कंडक्टिविटी किसकी मिल गई, एसिटिक एसिड की मिल गई, ठीक है। तो कोलार्स लॉ पर बेस्ड इस तरीके से न्यूमेरिकल आता है। इसके अलावा ये तो हमने कल डिस्कस किया था, वेट अ सेकंड मैं एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ। इसके अलावा कोलार्स लॉ पर इस तरीके से आपको आ गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना, जो कि आप कर लेंगे। दूसरा आ जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, जिसको बोलते हैं अल्फ़ा, जिसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसका रेशो। मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप इस तरीके से निकालेंगे जैसे मैंने सिखाया, और आप क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। एक तीसरा आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना, जिसको बोलते हैं के का फॉर्मूला होता है C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। अगर आपको अल्फ़ा की वैल्यू पता चल गई, कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, तो आप क्या कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलाज हैं, डेल एम नोट मैंने आपको सिखा दिया कैसे निकालना है। उसके बाद अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पेन नहीं चल रहा सही से आज, अल्फ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रेशो, और थर्ड है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट, थर्ड क्या है, थर्ड है डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, सेकंड क्वेश्चन था। अब जो हमारा आज का एक क्वेश्चन है वो है किस पर, आर्हेनियस पर। अच्छा मैंने ये लिया नहीं क्या आज, आप मुझे लगता है मैं आज आप लोगों के लिए आर्हेनियस का क्वेश्चन लेके नहीं आई, ओके कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो तीसरा हम ये करते हैं आज, बहुत ही इम्पोर्टेंट, यूजुअली बच्चे पूछते हैं कि जो लास्ट सेक्शन है सेल और बैटरीज, वहाँ से कौन सा क्या टॉपिक आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन बन जाते हैं। या फिर इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ आपको जो करना है, एक आपको लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी, इसकी आपको क्या करनी है, एनोड और कैथोड की रिएक्शंस कर लेनी है, एनोड और कैथोड की रिएक्शंस कर लेनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक आपको मर्क्यूरी सेल,
मर्क्यूरी सेल की भी रिएक्शंस कर लेनी है, एनोड और कैथोड की, या और ओवरऑल, है ना, एनोड कैथोड की पता चल जाएगी तो आप ओवरऑल रिएक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें किसकी, लेड स्टोरेज बैटरी की, तो इसकी एनोड की रिएक्शन क्या होती है लेड स्टोरेज बैटरी की, मैं आपको बता देती हूँ, आप एनसीईआरटी से करेंगे। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो लेड जो कि सॉलिड है ये क्या करेगा, सल्फेट आयंस, कहाँ से आए होंगे सल्फेट, ऑफ कोर्स मीडियम में हमने कुछ सल्फेट का सोल्यूशन यूज़ किया होगा, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, याद रखना। इसमें लेड स्टोरेज बैटरी में 38% H2SO4 यूज़ किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जहाँ से जो सल्फेट आयन रिलीज होता है सोल्यूशन में वो किसके साथ, लेड के साथ बाइंड होके क्या बनाता है, PbSO4, जिसको हम बोलते हैं लेड सल्फेट, और लूज़ करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके एनोड की रिएक्शन है जहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। कैथोड पे क्या होगा, यही जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन, लेड ऑक्साइड, है ना, लेड ऑक्साइड क्या करेगा, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ऑफ कोर्स मीडियम में सल्फेट आयंस प्रेजेंट हैं, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेगा, बैलेंस करनी पड़ेगी आपको रिएक्शन, और 4H पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में हो रही है ना, H2SO4 यूज़ किया, क्या बनाएगा, PbSO4 प्लस 2H2O। ये रिएक्शन आप बैलेंस करेंगे, मैं ओवरऑल लिखवा दे रही हूँ, एनसीईआरटी के एज इट इज़ रिएक्शंस हैं। ओके, तो फर्स्ट में क्या हुआ, एनोड पे लेड था, कैथोड पे क्या था, लेड ऑक्साइड। ठीक है, लेड ने सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट आयन से बना लिया लेड सल्फेट, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लेड ऑक्साइड ने 2 इलेक्ट्रॉन वही गेन किए, लेड सल्फेट अगेन बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन अगर आप लिखना चाहें तो वो हो जाएगी लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस 2H2SO4, दोनों सल्फेट आयन है ना, गिव्स यू 2, यहाँ पर 1 मोल बना, यहाँ पे 1 मोल, 2PbSO4 प्लस 2H2। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो जाए किसकी, लेड स्टोरेज बैटरी की। ठीक है, एक मैं आपको मर्क्यूरी सेल की बता देती हूँ, मर्क्यूरी सेल में भी आपने ऐसे ही करना है, एनोड कैथोड पे 2 की आपको रिएक्शन से याद करनी है, लेड स्टोरेज बैटरी और मर्क्यूरी सेल की। तो अगर हम मर्क्यूरी सेल की बात करें तो इसमें एनोड की अगर हम रिएक्शन देखें एनोड पर, तो एनोड पे क्या होता है, जिंक अमलगम जो कि मरकरी का ओर है, वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन होकर बनाता है जिंक ऑक्साइड, और लूज़ करेगा 2 इलेक्ट्रॉन अगेन। ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा मरकरी ऑक्साइड, देखिए यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड कैथोड पे है, वहाँ लेड ऑक्साइड था बैटरी में, ये इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, बचाएगा मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में आएगा, प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, आप ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं फिर इसकी, ये सेम रिएक्शंस हैं एनसीईआरटी से, आप वहाँ से कवर अप कर सकते हैं, जो कि हो जाएगी जिंक अमलगम प्लस मरकरी ऑक्साइड गिव्स यू जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी, जो कि होएगा लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो आप ये क्या कर सकते हैं, दोनों के दोनों ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन, स्पेशली बोर्ड्स के लिए, है ना, सीबीएसई में एक मरकरी सेल की रिएक्शंस पूछी जा रही है, नोड कैथोड की ओवरऑल। ठीक है, और एक आपसे क्या पूछी जा रही है, लेड की रिएक्शंस पूछी जा रही हैं, तो आप इन दोनों की, लेड स्टोरेज बैटरी एंड मरकरी सेल। ठीक है, ये प्राइमरी हो जाएगा, मरकरी सेल आपको पता नहीं प्राइमरी बैटरी में आ जाएगा, और ये वाला किस में आ जाएगा, लेड वाला ये सेकेंडरी बैटरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेना है आपने। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी वो ये मैंने क्वेश्चंस नेट से ही उठाए हैं डायरेक्टली वहीं से, तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो देखिए, आपको ये 4-5 क्वेश्चन याद रख लेने हैं। विच सेल इज़ यूज्ड इन हियरिंग एड्स, तो हियरिंग एड्स में यूज़ किया जाता है मरकरी सेल। ठीक है, जो हियरिंग एड्स हैं उसमें कौन सा सेल यूज़ किया जाता है, मरकरी सेल यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। विच सेल वॉज यूज इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम था उसमें कौन सा सेल यूज़ किया गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसमें यूज़ किया गया था फ्यूल सेल, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ किया गया था फ्यूल सेल। विच सेल इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर, ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर में मे बी दिस ईयर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऑटोमोबाइल्स इन्वर्टर में, अभी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पे यूज़ किया था लेड स्टोरेज सेल या लेड स्टोरेज बैटरी, है ना, लेड स्टोरेज सेल, ऑटोमोबाइल एंड इन्वर्टर। विच सेल डज नॉट हैव लॉन्ग लाइफ, तो वो कौन सा होता है, ड्राई सेल
होता है जिसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली ये सेल की एप्लीकेशन पर बेस्ड हैं कि कौन सा कहाँ यूज़ हो रहा है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बन ले जाते हैं। आपसे पूछा जाए कौन सा सेल है जिसकी लॉन्ग लाइफ नहीं है, चारों के चारों ऑप्शन दिए तो आपको पता होना चाहिए ड्राई सेल, है ना। ऑटोमोबाइल्स इन्वर्टर में यूज़ किया जा रहा है लेड स्टोरेज सेल, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में फ्यूल सेल, एंड हियरिंग एड्स में यूज़ किया जाता है मर्करी सेल। ठीक है, तो आपको ये कर लेना है यहाँ से कवर अप। कल हम देखेंगे इस चैप्टर के और थोड़े से अपना सोल्यूशन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है इस सीरीज़ का। और उसके बाद हम एक स्टार्ट करने वाले हैं 2 या 3 दिन में आपका एक कोई दो सैम्पल पेपर कर लेंगे हम, मतलब प्रीवियस ईयर जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, आपके लिए इजी रहेगा, आप इसको इजीली कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप करवा दिए मैंने, 3 टॉपिक्स बेसिकली, है ना। लास्ट सेल बैटरीज और कोलार्श लॉ और मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड ये ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वाला जो ग्राफ होगा इस तरीके से जो कर्व है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर किसी भी तरीके की कोई डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।